सर पार्ट 2 का A3 वाला डाउट है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का A3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का A3। ओके, बेटा आपका डाउट जो है वो भेज दो मेरे को, मतलब हाँ सर। व्हाट्सएप पे भेज दो, तो ग्रुप पे भेज दो, तुम्हारे RM2 वाले ग्रुप पे, नहीं का जो तुम्हारा टार 23 वाला जो है क्या। यस। देखो बेटे A3 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, कि आपके पास एक प्लेन मिरर है जिसको थ्रेड से हमने सस्पेंड किया हुआ है, और उसके सामने एक स्केल रखा हुआ है। स्केल मिरर से 0.75 मीटर की दूरी पर है। प्लेन ऑफ मिरर जो है वो इनिशियली क्या है, पैरेलल टू द स्केल था। तो जैसे ये आप मान लीजिए कि मिरर की इनिशियल पोजीशन है और यहाँ कहीं पे वो स्केल लगा हुआ है आपका। इनिशियली प्लेन ऑफ मिरर वाज पैरेलल टू द स्केल। अब हमने एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कर रखी है। कितने एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट करी है हमने, 30 डिग्री पे हमने लाइट रे मान लीजिए कि इंसिडेंट दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से 30 डिग्री एंगल पर ही रिफ्लेक्ट भी होगी और जाकर के इस स्केल को किसी पॉइंट पे कट कर रही होगी। अब हमने क्या किया, इस मिरर को 11.5 डिग्री से रोटेट कर दिया। कैसे रोटेट कर दिया बेटे, 11.5 डिग्री से आपने मिरर को रोटेट कर दिया। तो ये किसी ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, क्यों बेटा, क्या इस तरह की पोजीशन में आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा, हमें ये पता है ना कि मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाती। हाँ सर। तो 11.5 एंगल से रोटेट किया है, तो 11.5 का दुगना कितना होता है बेटे, क्या ये 23 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाएगी। हाँ सर। मतलब जो आपकी नई रिफ्लेक्टेड रे है वो पुरानी रे के साथ 23 डिग्री एंगल, सो दैट ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हाँ सर। और ये लेंथ 0.75 मीटर है ना। तो हम क्या करें कि पहले मान लेते हैं ये y1 डिस्टेंस पे कट कर रहा था, अभी y2 डिस्टेंस पे इसको कट कर रहा है।
तो हम क्या लिख देंगे, y1 अपॉन 0.75, ये किसके बराबर है, tan 30 डिग्री का। तो y1 की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.75। 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, तो क्या ये वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3√3 ऐसी आ जाएगी। और y2 डिवाइडेड बाई 0.75 अगर आप करते तो ये tan 53 के बराबर आता। मल्टीप्लाई होगा ना 0.75 से, क्या बेटे, तो 0.75 इंटू tan 30 होगा y1। 0.75 इंटू tan 30, ये होगा 0.75 इंटू, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 3/4 इंटू 1/√3, तो √3/4 ऐसा आ जाएगा। हाँ और y2 की वैल्यू आ जाएगी 0.75 इंटू tan 53। tan 53 4/3 होता है, 3/4 इंटू 4/3 करोगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा? नहीं, तो हाँ y1 √3/4 है, y2 1 के बराबर है, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू आ जाएगी। क्यों बेटा, हाँ इसमें क्या पूछा हुआ था, क्या पता लगाना है अपने को, द डिस्टेंस फ्रॉम P टू पॉइंट Q, P से Q की, तो वो तो 1 मीटर आ जाएगा सीधी सीधी, हमें तो यही पूछा है ना? पूरी y2 की वैल्यू भी हमसे तो पूछी। हाँ और किसी ने भी भेजा है क्या? For a concave lens of focal length f, the relation between object and image distance u and v respectively can be best represented by u is equal to v is the reference line. बेटे वैसे तो अभी हमने लेंस पढ़ेंगे, लेकिन तब भी देखो मैं बता देता हूँ, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है ना। हम इक्वेशन लिख दें 1/v माइनस अब ये किसके बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं, इमेज डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस u एंड v। अब x एक्सिस पे क्या लिया हुआ है u, विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, y एक्सिस पे लिया हुआ है v, दैट इज इमेज डिस्टेंस। तो इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, क्या ग्राफ ओरिजिन से ही चालू होना चाहिए, स्टार्ट तो ग्राफ ओरिजिन से ही होगा, u 0 है तो v 0 है, अगर u बढ़ता है मतलब आप ऑब्जेक्ट को इधर ले जा रहे हैं, तो ये भी बढ़ेगा, इधर ही जाएगा, लेकिन जब तक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तब तक इमेज जो है वो बस फोकस तक ही पहुंचेगी। तो आप इसको f लिख दें यदि, तो क्या है,
ये ग्राफ इसका ऐसा ही बनने वाला है। नहीं, अब मुद्दे की बात होती है कि u इक्वल टू वी वाली लाइन ये कभी कट करेगा तो क्या? कभी नहीं कट करेगा बेटे। u इक्वल टू वी वाली लाइन जो है ना वो इसके ऊपर से ही निकल जाएगी हमेशा, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इमेज की डिस्टेंस से हमेशा ज्यादा ही आएगी, सिर्फ पोल पे ही बराबर आएगी और कभी बराबर नहीं आएगी। तो उस लिहाज से इसका आंसर जो है वो बी ही है और कुछ नहीं। समझ में आ रही बात बेटा? ओके, और बोलिए बच्चों। एक बच्चे ने C4 क्वेश्चन भेजा है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का C4। अब देखिए भाई क्या है, ये कोई स्लैब हमें दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो y कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? k y रेज टू दी पावर 3/2 प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 1/, है ना? अब देखो बेटे, y कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हम इसको ऐसा मान सकते हैं, जैसे मान लो आपने कुछ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ली, तो अगर आप ऐसे मूव करते जाओ, y को सेम रखते हुए मूव करते जाओ, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होगा बेटा? हाँ सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे मूव करते जाओगे तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई मतलब, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। ऊपर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत ही थिन थिकनेस के कई सारे मीडियम हैं जो कि एक के बाद एक के बाद एक अरेंज्ड, बहुत ही कम थिकनेस के बहुत सारे मीडियम हैं जो कि एक के बाद एक के बाद एक अरेंज है? क्या ऐसा मान सकते हो बच्चों? उनके थ्रू होकर के लाइट को जाना। अब देखो, अगर जब ऐसा होता है ना, तो पहले आप देखो यहाँ पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा है। अगर वेरिएशन कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट टाइप का वेरिएशन होता। डिस्क्रीट टाइप के वेरिएशन से हमारा मतलब क्या है कि कुछ इस तरह का होता, या इसको अपन समझने के लिए क्या है, थोड़ा और ब्रॉड ले लो। ये N1 N2 N3 N4 ये इस तरह का, और यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई। θ1 एंगल, मान लो रिफ्रैक्ट होकर के जाती है θ2 एंगल, फिर इधर से रिफ्रैक्ट होकर के जाती है किसी θ3 एंगल, फिर मान लो उधर से जाती है किसी θ4 एंगल। अब डिपेंडिंग ऑन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है,
वो टुवर्ड्स द नॉर्मल भी शिफ्ट हो सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी शिफ्ट हो सकती है। क्यों बेटे? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो हम क्या करें, इक्वेशन अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ की। n1 sin थीटा 1 को क्या n2 sin थीटा 2 के बराबर लिखते हैं। फिर सेकंड वाले रिफ्रैक्शन की अगर बात करोगे तो n2 sin थीटा 2 किसके बराबर होगा, n3 sin थीटा 3 के। फिर थर्ड रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो n3 sin थीटा 3 किसके बराबर होगा, n4 sin थीटा 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा, n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2 इक्वल टू n3 sin थीटा 3 इक्वल टू n4 sin थीटा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? और अगर ऐसा है, इसका मतलब आप क्या है, किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें बनने वाले साइन के एंगल को आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो किससे, किसी भी दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में बनने वाले एंगल के साइन को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो इफ मीडियम्स आर सेपरेटेड बाय, कैसा बेटे, पैरेलल बाउंड्रीज। अगर पैरेलल बाउंड्रीज से सेपरेटेड हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती सबको? हाँ सर। तो नाउ वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम। इसमें क्या है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना लगातार बढ़ता ही जा रहा है, y बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो नॉर्मल के साथ एंगल कम होता जाएगा, इसका मतलब जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी। तो हाँ सर। इट विल कंटिन्यूअसली कीप बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू होने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से इट फॉल्स बैक टू 1। तो बढ़ने की जगह अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, तो कम हो गया तो नॉर्मल से अवे रे बेंड हो जाएगी, रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए क्या है, ये इंसिडेंट रे है, मान लो यहाँ पर एंगल था थीटा, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस 1 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया r। तो क्या मैं इधर से लेकर के इधर तक डायरेक्टली इक्वेशन लगा सकता हूँ n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n फाइनल sin थीटा फाइनल। तो हाँ 1 सर। इंटू साइन थीटा इसके बराबर आ जाएगा 1 इंटू साइन आर के। इसका मतलब r बराबर होगा किसके, थीटा के। क्यों बेटे? हाँ इसका मतलब टोटल डेविएशन को 0 लिख सकते हैं। तो टोटल डेविएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 0। हाँ सर। और बोलिए बेटे। सर अगर लाइट रे के पाथ में ग्लास स्लैब डाला तो सर उसका वो जो शिफ्ट होता है वो अवे होता है पहले से कि पास में हो जाता क्या बेटे?
अगर कोई भी लाइट रे आ रही है और उसके पाथ में ग्लास स्लैब डाला थिकनेस टी का, तो हम्म। उसका जो ओरिजिनल जहाँ पे इमेज बन रहा था उससे आगे बनेगा कि पीछे बनेगा नया वाला इमेज? इमेज जो है वो आगे बनेगा, मतलब जैसे ये आपने स्लैब इंसर्ट कर दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज इधर बनेगा। हाँ। ठीक है। प्रोवाइडेड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। हाँ। समझ रहे हो? अगर आपने डेंसर मीडियम में रख दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रख दिया, तो फिर इमेज पीछे भी बन जाए, है ना? ये बात समझ में आती है? हाँ। तो इसीलिए तो अपन बोलते हैं ना कि हम किसका फॉर्मूला याद करते हैं, शिफ्ट का फॉर्मूला याद करते हैं। शिफ्ट कितना होता है? t इंटू 1 - 1/म्यू, म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है। तो अगर ये शिफ्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यही वाला डायग्राम एप्लीकेबल, और अगर शिफ्ट नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। हाँ। और बोलिए बच्चों, और क्या डाउट? और तो कोई नहीं है? और किसी ने कुछ नया नहीं भेजा है? आगे पढ़े बच्चों अभी अपन। हाँ। ओके बेटा। सर वो कल के क्लास का पीडीएफ भेज दीजिए। भेज दी। हाँ यही था ना? हम स्टार्ट करने वाले थे पिछली क्लास में क्या? प्रिज्म। देखो, प्रिज्म बेसिकली अपन ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं, है ना? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, है ना, जो कि किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर की फॉर्म में फिक्स्ड है। ये इस तरह, इसको बोलते हैं क्या? ट्राइंगुलर प्रिज्म।
ये हमने क्या बनाया है, इसका कोई क्रॉस सेक्शन ABC प्रिज्म को नाम मैं देता हूं। अब हमें इसमें क्या स्टडी करना होता है कि अगर एक लाइट रे को आपने किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट किया तो वो रिफ्रैक्ट वगैरह होकर के फाइनली कितने एंगल पे बाहर निकलेगी, टोटल डेविएशन इस रे का कितना हो जाएगा, ये सारी बातें हमें इसमें देखने की होती। मान लीजिए कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ करी, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो R1 एंगल बनाती है। फिर AC पे नॉर्मल ड्रॉ करी, उसके साथ रिफ्रैक्टेड रे R2 एंगल बनाती है और फाइनली E एंगल पर ये रे इमर्ज हो जाती है। ठीक है, तो देखो R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, ये R1 है तो इधर जो एंगल बन रहा होगा ये वाला, क्या ये 90 माइनस R1 बन जाएगा बच्चों? और ये जो एंगल है क्या ये भी 90 माइनस R2 हो जाएगा? इस एंगल को हम A नाम देते हैं। A को आप एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हैं। या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी कई लोग इसको बोल देते हैं। या इसको अपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हैं। तो क्या है, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, क्या इसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर आनी चाहिए बेटे? 90 प्लस 90 180 है, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस R1 माइनस R2 इज इट इक्वल टू 0। क्या मैं बोल सकता हूँ A बराबर होगा R1 प्लस R2 के? ये रिलेशन हमें ध्यान रखना। अब रही बात डेविएशन की, तो एक बात बताओ बच्चों कि ये जो AB पार्ट है इसने डेविएशन किस डायरेक्शन में क्रिएट किया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और AC ने किस डायरेक्शन में डेविएशन किया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉक। दोनों ने डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, तो क्या ये दोनों डेविएशंस ऐड हो जाएंगे क्या? हाँ सर। हम लिख सकते हैं टोटल डेविएशन will be deviation due to the face AB plus deviation due to the face AC। अब AB की वजह से जो डेविएशन होगा क्या वो I माइनस R1 ऐसा लिख सकते हैं इसको? और AC की वजह से जो डेविएशन होगा क्या वो E माइनस R2 के बराबर होगा? तो क्या ये टोटल डेविएशन I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 ऐसा हो जाएगा? इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, देखिए टोटल डेविएशन ये बराबर हो जाएगा I माइनस R1 E माइनस R2, ये हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I प्लस E माइनस A के बराबर टोटल डेविएशन की वैल्यू
ये हमें डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म का फॉर्मूला याद रखना। अब देखो बेटे बेसिक इसको कैसे पता करेंगे। आई मान लो आपको दिया हुआ है, तो आपने पहले वाले इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाया, R1 की वैल्यू निकाल ली, ए में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R2 आ गया, दोबारा स्नेल्स लॉ लगाया, ई की वैल्यू आ गई, आई पता चल गया, ई पता चल गया, तो क्या उससे टोटल डेविएशन पता लगा सकते हैं? उससे आपके पास क्या है, टोटल डेविएशन पता चल जाए। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो बात क्या है बेटे, जब हम अलग अलग एंगल पे रे को इंसिडेंट करते हैं तो अलग अलग एंगल पे रे इमर्ज होती है प्रिज्म से, अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन ऑब्टेन होता है। अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा आ जाता। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता। ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है भाई कि आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर डेविएशन अचीव करना है प्रिज्म से, तो वो अचीव करने के लिए आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो ऑप्शंस हैं या नहीं? आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो ऑप्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू θ1 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू थीटा। बोलिए बच्चा। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस होते हैं ये इस तरह के होंगे कि अगर मान लो θ1 एंगल पर आपने लाइट को प्रिज्म में इंसिडेंट किया तो एंगल ऑफ इमर्जेंस जो आएगा वो कितना आएगा, θ2। और θ2 एंगल पे इंसिडेंट किया तो एंगल ऑफ इमर्जेंस आ जाएगा कितना, θ1। तो जो पहला वाला केस है उसमें डेविएशन कितना आएगा, θ1 प्लस θ2 माइनस ए। दूसरे वाले केस में भी डेविएशन कितना आएगा, θ2 प्लस θ1 माइनस ए। दोनों में डेविएशन बराबर बराबर आए। और ये देखो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ट्रू होगा ही होगा। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने अगर रे को प्रिज्म पे किसी θ1 एंगल पे इंसिडेंट किया और वो क्या हो रही है, इमर्ज होती है एट एंगल θ2 और ये एंगल है ए के बराबर, है ना। अगर मैं θ2 एंगल पे इंसिडेंट करता तो क्या वो θ1 एंगल पे इमर्ज होती बेटे? If you make this ray incident at angle θ2, will it emerge at angle θ1? हाँ सर। है ना, θ1 एंगल पर वो डेफिनेटली इमर्ज होगी ही होगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि और दोनों में डेविएशन सेम आएगा, तो हम क्या कहेंगे, डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज θ1 is same as deviation when angle of incidence was equal to θ2। ये वाला डेविएशन कितना आ रहा है, θ1 प्लस θ2 माइनस ए, और ये वाला डेविएशन कितना आ रहा है, θ2 प्लस θ1 माइनस ए। दोनों डेविएशन सेम आ रहा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वन स्पेशल डेविएशन जो कि मिनिमम डेविएशन।
क्या ये वाला डेविएशन मिनिमम डेविएशन है ना? ये जो डेविएशन, क्या ये मिनिमम डेविएशन है? आपने सारे एंगल ऑफ इंसिडेंसेस ट्राई कर लिए, एक डेविएशन ऐसा आता है जो कि मिनिमम होता है, और ये डेविएशन लाने के लिए एक यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल two angles of incidences exist for which prism can produce same deviation. दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए प्रिज्म क्या कर सकता है, सेम डेविएशन प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के अलावा बाकी कोई भी डेविएशन आपको अचीव करना हो तो आपके पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के रास्ते हैं, उससे आप मिनिमम मतलब वो वाला डेविएशन अचीव कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कैन बी अचीव्ड ओनली फॉर सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? ये सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ही से ही अचीव किया जा सकता है, और ये एंगल ऐसा होगा। अच्छा, तो क्या यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं लग रहा क्या? मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एंगल पर मैंने लाइट को इंसिडेंट किया सो दैट उसका डेविएशन मिनिमम आ गया। अच्छा, इस एंगल पे इंसिडेंट कर रहे होंगे तो लाइट किसी ना किसी एंगल पे तो इमर्ज हो रही होगी ना। मान लेते हैं इस एंगल पे इंसिडेंट करने पे लाइट किसी ई एंगल पे इमर्ज होती। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर आप लगाओगे, इसका मतलब क्या है, आप ई एंगल पे इंसिडेंट करोगे तो वापस आई एंगल पे इमर्ज होनी चाहिए। हाँ सर। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर डेविएशन जो है वो तो सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आ सकता है। इसका मतलब क्या यहाँ पर आई और ई बराबर होने चाहिए क्या? हाँ। है ना? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टू अचीव मिनिमम डेविएशन angle of incidence must be such that angle of emergence is equal to angle of incidence। तभी क्या होगा, यूनिक एंगल पे हो पाएगा, है ना? मतलब इसको आप कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हो कि मान लो मेरा डेविएशन मिनिमम आ रहा है लेकिन आई और ई बराबर नहीं है। अगर आई और ई बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, जब मैं ई एंगल पे रे को इंसिडेंट करने लगूंगा तो वो वापस से आई एंगल पे इमर्ज होगी, यानी सेम डेविएशन आ जाएगा। यानी फिर से क्या हो गया, वो वाला डेविएशन भी दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए पॉसिबल हो गया। बट ग्राफ डज नॉट सजेस्ट दिस। ग्राफ तो कह रहा है साहब क्या, मिनिमम तो एक ही से अचीव हो सकता है। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी सेटिस्फाई करना है
और ग्राफ जो आपको बता रहा है कि मिनिमम डेविएशन एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस से अचीव हो सकता है, ये भी आपको दिखाना है। तो क्या ये एक ही तरीके से पॉसिबल है? और वो तरीका क्या है कि आई को किसके बराबर कर दो, आई को किसके बराबर कर देंगे बच्चों? ई के बराबर, मेक आई इक्वल टू ई। तो उससे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात भी रह जाएगी कि साहब क्या है, ई इक्वल टू आई, और मिनिमम का मिनिमम डेविएशन भी हो जाएगा, यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो जाएगा। अच्छा, आई की वैल्यू आप बढ़ाते 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 कितनी कर सकते हो? जैसे इस ग्राफ में हमने आई को 90 डिग्री रखा, आई को कितना रखा हुआ है बेटे? मैक्सिमम वैल्यू 90, है ना? 90 डिग्री पर रखेंगे तो क्या है, कुछ डेविएशन मिलेगा, है ना? अब देखो, मान लो आपने रे को 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर दिया, हमने रे को कितने एंगल पे इंसिडेंट कर दिया बेटे? 90 डिग्री एंगल पर मान लीजिए मैंने रे को इंसिडेंट, ऐसे इंसिडेंट किया। नाइन्टी डिग्री पर इंसिडेंट कर दिया, ये कितने एंगल पे प्रिज्म में एंटर करेगी? क्या हम बोल सकते हैं कि ये कुछ क्रिटिकल एंगल पे प्रिज्म में एंटर कर जाएगी? बोलिए बच्चों। कितने एंगल पे एंटर कर जाएगी बेटे ये? क्रिटिकल एंगल पे ये प्रिज्म को एंटर, क्रिटिकल एंगल पे एंटर करके इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आपने ये एंगल बनाया तो ये आया क्रिटिकल एंगल के बराबर, और ये एंगल आया ए के बराबर, तो ये वाला एंगल ए माइनस सी हो जाएगा। और यहां से आप मान लीजिए कि ये किसी एंगल पर इमर्ज हो जाती है ना? तो डेविएशन कितना आ रहा है? डेविएशन आ रहा है आपका आई प्लस ई माइनस ए, इतना डेविएशन आ रहा है। अब अगर मान लीजिए हम रे को इस ई एंगल पे इंसिडेंट कर दें, तो यहाँ एंगल ए माइनस सी बन जाएगा, इधर फिर से सी बन जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्या पूरा का पूरा पाथ रिवर्स हो जाएगा बेटे? है ना? अब आप समझिए कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैन एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ई से छोटा हो सकता है क्या कभी? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने ई से छोटा रखने की कोशिश करी, तो ये वाला एंगल ए माइनस सी से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल सी से बड़ा हो जाएगा, तो इस वाले पॉइंट से फिर रे बाहर नहीं निकल पाएगी, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चालू हो जाएगा ना यहाँ से। क्यों बेटे? इसका मतलब क्या है कि वो जो ग्राफ आपने बनाया था, उस ग्राफ में अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री रखते बच्चों, और रे किसी ई एंगल पे इमर्ज होती, है ना? तो अगर आप ई एंगल पे इंसिडेंट करोगे तो 90 डिग्री पर इमर्ज होगी। समझ रहे हैं?
एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, मान लो ई की कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ फाई वैल्यू आ रही है, तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाई रख दोगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री आ जाएगा और दोनों पे डेल्टा की वैल्यू सेम आ जाएगी। अब जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा था, आई को इससे कम नहीं रख सकते ना, इससे कम रख देंगे तो क्या होगा, बिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के किए हुए रे प्रिज्म से बाहर नहीं आ पाएगी। अभी हम सिंपल वाला केस लेके चल रहे हैं कि मैंने एक फेस पे, ए बी फेस पे प्रिज्म को इंसिडेंट किया और एसी से बाहर आ जाती है, ऐसी वाले केस की अपन बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हम बोल सकते हैं बेटे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फाई से छोटा नहीं हो सकता? हाँ बच्चों, ये नोट किया भाई सबने? देखो, इस पूरे का एसेंस क्या है
वो एक अपन क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। मानिए कि एक आपके पास प्रिज्म दिया गया है जिसका कि अपेक्स एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है ना। हमें पता लगाना है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगल ऑफ deviations that this prism produces for emergence without total internal reflection। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बिना रे इमर्ज हो रही है तो मैक्सिमम और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या कंडीशन लगाओगे बच्चों, क्या कंडीशन होती है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की? I आई बराबर होना चाहिए ई के। अच्छा, आई ई के बराबर है, इसका मतलब R1 R2 के बराबर भी होना चाहिए। क्यों बेटे? क्या R1 R2 भी बराबर होने चाहिए? बोलिए भाई। भाई अगर आई ई के बराबर है तो क्या R1 R2 अपने आप ही बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप जब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो दोनों जगह पर बाहर एंगल सेम बन रहा है तो प्रिज्म के अंदर भी एंगल सेम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलिए बच्चों। अब अगर R1 R2 के बराबर है और R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें पता है A है, इसका मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2 हो जाना चाहिए, यानी दोनों मिलकर के 30 डिग्री हो जाने चाहिए। क्यों बेटे? तो अब आप क्या करिए, सीधे आप स्नेल्स लॉ लगाइए। जो पहला पॉइंट है वहां पर स्नेल्स लॉ लगाइए, जो इंसिडेंस वाला पॉइंट है, तो आ जाएगा 1 इंटू साइन ई, साइन आई बराबर आ रहा है किसके, √2 इंटू साइन R1, मतलब कि साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। क्या इसका मतलब आई 45 डिग्री के बराबर आ रहा है? बोलिए बच्चों। क्या आई 45 डिग्री के बराबर आ रहा है? और अगर आई 45 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब मिनिमम डेविएशन कितना हो गया, आई प्लस ई माइनस ए कर दीजिए। आई को 45 डिग्री, ई भी 45 डिग्री ही आएगा, और ए आपका बन गया है 60 डिग्री। 45 प्लस 45 90, 90 माइनस 60, मतलब 30 डिग्री का मिनिमम डेविएशन आ गया कि नहीं आ गया बच्चों?
और उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना रखना है, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमें रखना है कितना, 45 डिग्री के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ अब बात आती है मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा मैक्स के लिए आपको क्या रखना है, बड़ी सिंपल सी बात है, आई को आप 90 डिग्री रखो, है ना, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। क्या ऐसा ग्राफ बनता है और इन दोनों पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन सेम आता, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाना चाहिए और ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता करना, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो स्नेल्स लॉ लगाओ, 1 इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R1। इसका मतलब साइन R1 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, तो R1 को 45 डिग्री लिख सकते हैं। और अगर R1 45 डिग्री आ गया तो R2 की वैल्यू A-45 के हिसाब से क्या 15 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो हम स्नेल्स लॉ वापस से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1 इंटू साइन E। दैट मीन्स √2 इंटू साइन 15 डिग्री इज साइन E, या E को क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स ऑफ √2 साइन 15। आप चाहो तो साइन 15 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, √3 - 1/2 √2 होती है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, √3 - 1/2 ऐसी वैल्यू। तो जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम कहेंगे वो हो जाएगा I is 90 डिग्री, E is this angle, साइन इनवर्स ऑफ I प्लस E माइनस A कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1/2। ये मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन की इतनी वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलिए बच्चों। हाँ सर समझा। ये आपके पास आ जाएगा क्या, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, और देखो इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मानिए कि ये एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, मान लो इक्विलैटरल प्रिज्म, और क्या है, आप उसका
प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है कितना, √2। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया गया है कितना, √2 के बराबर। अब हमने क्या किया, लाइट रे को प्रिज्म पे इंसिडेंट कर दिया, कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर मैंने लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया। तो हमें पता लगाना है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। फाइंड total angle of deviation produced by the अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको आई दिया हुआ है, स्नेल्स लॉ लगा करके R1 पता करो, A माइनस R1 पता करो तो R2 पता चल जाएगा, वापस से स्नेल्स लॉ पता करोगे तो E पता चल जाएगा, I प्लस E माइनस A से आंसर आ जाएगा, है ना। I से पता करो R1, R1 से पता करो R2, R2 से पता करो E, और फिर फॉर्मूला लगाओ I प्लस E माइनस A। ये तरीका है इन जनरल। तो मान लो हम क्या कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ एट ए बी लगाओ आप, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए बी, तो आ जाएगा 1 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R1, यानी साइन R1 की क्या वैल्यू आ रही है बेटे, 1/2 √2, है ना। ये R1 कितना आ गया। अब दूसरे फेस पर रे R2 एंगल पे इंसिडेंट हुई, R2 को क्या लिख देंगे, 60 डिग्री माइनस R1 ऐसा लिख देंगे, है ना। R2 को क्या लिख देंगे, 60 डिग्री माइनस R1। तो जब हम अगले फेस पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, √2 इंटू साइन R2 दैट इज 60 डिग्री माइनस R1 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E, तो आपके पास आ जाएगा √2 इंटू साइन 60 माइनस R1, इसको कैसे लिख लें, साइन 60 कॉस R1 माइनस कॉस 60 इंटू साइन R1, ये किसके बराबर आ रहा है, साइन E के बराबर। तो आपके पास आ जाएगा √2, साइन 60 को मैंने लिख दिया √3/2, साइन R1 1/2 √2 है, तो इसका मतलब कॉस R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, √1 माइनस साइन स्क्वायर R1 तो 1/8, तो ये √7/2 √2 ऐसा आ जाएगा। तो इसको लिख दूंगा √7/2 √2 माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है और साइन R1 1/2 √2 हो जाएगा, ये बराबर आ रहा है साइन E के। तो क्या है, √2 से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया बेटे, साइन E की क्या वैल्यू आ रही है आपको, √21 माइनस 1/4 ऐसा आ रहा है, √21 माइनस 1/4। अब √21 की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, √21 जो भी होगा वो 4 और 5 के बीच में ही लाई करेगा, तो √21 माइनस 1 जो है
क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा? इट विल लाई बिटवीन 3 एंड 4, है ना? अब अगर ये एंगल, ये न्यूमरेटर 3 और 4 के बीच में है, इसका मतलब साइन ई लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल है या नहीं बेटे? बोलिए, क्या एंगल ऑफ इमरजेंस की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल है या नहीं? भाई आप ऐसे देखो ना, आपने कुछ भी लिखा साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा की रियल वैल्यू कब तक पॉसिबल है? व्हेन एक्स इज व्हाट? एक्स पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या एक्स 1 और -1 हाँ के सर। बीच में लाई करना चाहिए? क्या ये वाला एंगल 1 और -1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस की आपको एक रियल वैल्यू मिल जाएगी, और एंगल ऑफ इमरजेंस की रियल वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, रे आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन को फिर हम क्या लिख देंगे? क्या आई प्लस ई माइनस ए ऐसा लिख देंगे? आई है 30 डिग्री, ई है इतना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √21 -1/4, और आई में से ए सब्ट्रैक्ट कर दें तो आई 30 डिग्री, 30 डिग्री -60 डिग्री, तो -30। ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या ये समझ में आ पा रही बात? हाँ सर। ओके। सर पिछला पेज निकल। हाँ, हाँ सर हो गया। एक बच्चा पूछ रहा है सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? बेटे देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन अप्लाई करी, ये वाला स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, और अगर ये जो क्वांटिटी है जो इधर ब्रैकेट में लिखी हुई है, मान लो ये ग्रेटर देन 1 आ जाती, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा। एंगल ऑफ इमरजेंस की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल पा रही, इसका मतलब क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा। जैसे देखो, इसी इसी पर्टिकुलर केस की मैं बात करता हूँ आपसे, कि अगेन आई हैव एन दैट इक्विलेटरल प्रिज्म, और मैंने क्या किया, इस प्रिज्म पर मैंने लाइट रे को सीधा ऐसे इंसिडेंट कर, क्या होगा? ये रे, अब अगेन refractive index is √2, these angles are all 60 degrees। हमको पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल डेविएशन। प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, कितना टोटल डेविएशन प्रिज्म प्रोड्यूस करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है।
देखो ये एंगल 90 डिग्री है बच्चे, इस रे का क्या होगा, क्या ये रे सीधी निकल जाएगी क्या? क्या ये वाली रे प्रिज्म से सीधी निकल जाएगी भाई? मतलब ए बी इंटरफेस पे तो कोई डेविएशन नहीं होगा ना, यहां से तो ये ऐसे ही निकलेगा भाई। वाई? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसका मतलब R1 भी 0 ही होगा। क्यों बेटा? और अगर R1 0 है इसका मतलब क्या है, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री के बराबर आ गई, क्योंकि R1 प्लस R2 A होता, मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री आ गया तो इसका मतलब क्या है, आप इस वाले इंटरफेस पर AC पर स्नेल्स लॉ लगा के देख लो, क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E, तो आ जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 इज इक्वल टू साइन E। दैट मीन्स साइन E की क्या वैल्यू आ रही है, √3/√2। क्या ये साइन E ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मतलब E इज नॉट पॉसिबल। यहां से रे इमर्ज नहीं हो पाएगी, और रे इमर्ज नहीं हो पाएगी इसका मतलब क्या होगा बेटे, क्या हम बोल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, हाँ सर। implies PIR from AC। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है तो ये दोनों एंगल बराबर बनते हैं, तो इधर भी एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, और ये 30 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। और 90 डिग्री इधर आ गया, इसका मतलब क्या यहाँ से रे सीधी निकल जानी चाहिए, यहाँ से रे सीधी निकल जाए। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा बेटा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, देखो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हुआ, AB पर BC पर नहीं हुआ, जो भी हुआ कहाँ पे हुआ, सिर्फ ये रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन में हुआ है ना, जो भी डेविएशन हुआ है। और डेविएशन एंड रिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, 180 माइनस 2I, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 60 डिग्री, दैट इज टोटल डेविएशन जो हुआ है वो सिर्फ 60 डिग्री का ही हुआ है ना। टोटल डेविएशन जो हुआ है वो सिर्फ कितना हुआ है, 60 डिग्री का। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ सर। ओके। अगले पेज पे चलते हैं। देखो अब हम बात करते हैं किसकी, डेविएशन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म। फॉर स्मॉल एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस।
और स्मॉल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। है ना, मतलब ए बी बहुत छोटा है, अपेक्स एंगल भी बहुत छोटा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत छोटा है, तो डेविएशन कितना होगा। मान लेते हैं कि ये आपका कोई प्रिज्म है, और लाइट रे को हमने क्या किया, इस प्रिज्म पे इंसिडेंट किया, है ना। देखो क्या इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, क्योंकि नॉर्मल लाइन भी तो यही है, तो ऑलमोस्ट जीरो टाइप का है। इक्वेशन आप अप्लाई करो तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n इंटू साइन r1, है ना। नाउ एज I इज वेरी स्मॉल, क्या मैं बोल सकता हूँ R1 विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल, क्योंकि R1 तो I से छोटा ही होगा ना। तो क्या साइन I को अप्रोक्सीमेटली I लिख सकते हैं, तो I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, n इंटू R1 के बराबर। फिर उसके बाद जब सेकंड बार रिफ्रैक्शन होगा तो क्या लिखेंगे, अभी मान लो R2 एंगल पे रे इंसिडेंट हुई है, तो लिख देंगे n इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। तो एज R2 अप्रोचेस 0, E also approaches 0, that means n into R2 बराबर होगा किसके, E के। देखो R2 होता कितना, R2 A माइनस R1 के बराबर होता है, R1 भी बहुत छोटा है, A भी बहुत छोटा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि R2 भी बहुत छोटा होगा, और R2 बहुत छोटा होगा तो साइन R2 को R2 लिख सकते हैं, और R2 छोटा होगा तो E भी छोटा ही होगा, तो साइन E को E लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब डेल्टा की वैल्यू बराबर होती है I प्लस E माइनस A के। I की वैल्यू में लिख देता हूँ nR1, E की वैल्यू लिख देता हूँ nR2, उसमें से A को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया n इंटू R1 प्लस R2 माइनस A, यानी कि कितना हो गया n इंटू A माइनस A। तो क्या ये n माइनस 1 इंटू A के बराबर ये वैल्यू हो जाए, क्या ये n माइनस 1 इंटू A के बराबर हो जाए। तो डेविएशन बाय प्रिज्म को क्या हम n माइनस 1 इंटू A ऐसा लिख सकते हैं, डेविएशन बाय प्रिज्म की वैल्यू n माइनस 1 इंटू A आ जाएगी। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्यों इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ I, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंडिपेंडेंट आ रहा है ना बेटे, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंडिपेंडेंट आ रहा है, बोलिए बच्चों। हाँ सर। ये इंडिपेंडेंट ऑफ I आ रहा है ना, मतलब अगर प्रिज्म छोटा है और हमसे कहा जाए कि नियर नॉर्मल रे इंसिडेंट हो रही है या पैरेक्शियल रे इंसिडेंट हो रही है, तो हमें उसका डेविएशन कितना कर देना है, n माइनस 1 इंटू A के बराबर उसका डेविएशन करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बनते ही हैं खैर, कि प्रिज्म को लेकर के आपने एक तो प्रिज्म लिया
और एक मिरर ले लिया, है ना। जैसे आपने लिया साहब ये प्रिज्म है और इसका अपेक्स एंगल आपने लिया 2 डिग्री के बराबर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया कितना 3/2 और ये आपने एक मिरर ले लिया और क्या हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ द मिरर है, आपने लाइट रेज इंसिडेंट करी, पैरेक्शियल रेज। तो हमें पता लगाना है कि इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 सेंटीमीटर है तो हमें पता लगाना है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज reflected by the mirror. From principal axis. तो डेविएशन की क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या n-1 इंटू a के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री के बराबर का डेविएशन आ गया बेटा, है ना। मतलब कि रेज जो है वो जो इस मिरर पे इंसिडेंट होंगी, क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 2 डिग्री का एंगल बना रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 2 डिग्री का एंगल बना रही होंगी तो हमें पता है भाई थीटा एंगल अगर बनाती है तो वो ये फोकल प्लेन में सबके सब रेज इंटरसेक्ट करती हैं और कितना डिस्टेंस नीचे इंटरसेक्ट करती है बच्चों, क्या एफ थीटा डिस्टेंस नीचे इंटरसेक्ट करती है। तो डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस जो आ जाएगी वो एफ थीटा के बराबर आ जाएगी, एफ 20 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस 40 है तो फोकल लेंथ 20 हो जाएगी और थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो π/180 इंटू 2 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना π/45 सेंटीमीटर, ऐसा आएगा। क्या ये बात समझ में आ पा रही है मुझे। नहीं, π/10 π/45 या इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 2π/9 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। हाँ हाँ जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते थे कि क्या है, ये एक मिरर है और यहाँ पे एक प्रिज्म रखा हुआ है, हमने लाइट रेस को क्या किया, कोई स्मॉल एंगल ऑफ 1 डिग्री पर मिरर पे इंसिडेंट कर दिया। एक बार ऊपर वाला पेज दिखाओ। सर उधर ए 2 डिग्री है ना तो वो 1 आएगा ना डेविएशन। किधर बेटे, सर वो फॉर्मूला लगाया ना आपने n-1 इंटू ए।
अरे हाँ, एक को 4 डिग्री बना लेते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ये ऐसी रे है ना। अगेन प्रिज्म के बारे में हमें दिया हुआ है कैसा है, इसका अपेक्स एंगल 4 डिग्री के बराबर है और तो हमें पता लगाना है फाइंड द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर एंड प्रिज्म। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है कितना, 3/2। बोलिए बच्चों कितना आएगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो मिरर ने किस डायरेक्शन में डेविएशन प्रोड्यूस किया है, एंटी क्लॉकवाइज, और प्रिज्म किस डायरेक्शन में डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। तो क्या हमारे पास ऐसा हो जाएगा, टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर माइनस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर को आप लिख सकते हो n-1 इंटू ए। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर को लिख सकते हैं 180 माइनस 2i, और ये हो जाएगा n-1 इंटू ए। तो 180 डिग्री माइनस 2, 180 डिग्री माइनस 2 माइनस 3/2 माइनस 1 इंटू 4 डिग्री। तो 180 माइनस 2 इज 178 एंड 178 माइनस 2 डिग्री इज कितना, 176 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आती है? ये जो डेल्टा इक्वल टू n-1 इंटू ए हम लिखते हैं, ये डेविएशन हमेशा ध्यान रखो किधर होगा बेटे,
अपेक्स एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। जब अपेक्स एंगल ऊपर बन रहा है तो ये डेविएशन तो मिरर ने डेविएशन प्रोड्यूस किया एंटी क्लॉकवाइज और प्रिज्म प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज, देयरफॉर वी आर सबट्रैक्टिंग टू कैलकुलेट द टोटल डेविएशन। 176 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। ओके ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आपका होमवर्क क्या रहेगा बच्चों? अभी आप अप टू सेक्शन डी कर सकते हो, ABCD। ठीक है बेटे। हाँ सर।